सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के स्पीच की, जो बाबा साहब ने दिया 30 दिसंबर 1939 को। 30 दिसंबर 1939 को बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। विषय में वो बात छिपी हुई है। हम सबसे पहले आपको आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय बता देते हैं। आज का विषय है छत्रपति साहू जी महाराज ने ब्राह्मण का किला ढा दिया, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जब आप पूरा सुनेंगे तो सारांश आप निश्चित रूप से निकाल पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लगातार बाबा साहब के स्पीचेज को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज पेज नंबर 267 से 270 पेज पर अंकित ये बाबा साहब का ये स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। हमेशा की भांति बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश। 30 दिसंबर 1939 को कोल्हापुर संस्थान दलित प्रज्ञा परिषद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण हुआ। सामान्य साथियों, इस स्पीच को हम आपके समक्ष रखें इससे पहले हम एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप अभी अभी हमारे इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते ही जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित इस पर अपलोड होगा वो नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आप पूरा सुने और पूरा सुनने के बाद आपको लगे कि वास्तव में इससे बहुजन समाज जागृत हो सकता है वीडियो को सुनकर समझकर, तो निश्चित रूप से इसे शेयर भी जरूर करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आइए हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, स्वागता अध्यक्ष बहनों, भाइयों और आमंत्रित जनों, आपने मुझे अध्यक्ष स्थान दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज की परिषद का आयोजन अलग परिस्थितियों में किया जा रहा है। इस परिषद में अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए ही भाषण करना होगा। आज हमारी हालत बेहद नाजुक है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। बाहर से आए अंग्रेज राज्य के प्रजाजनों और स्थानीय कोल्हापुर रियासत के प्रजाजनों की स्थितियों में बहुत फर्क है, ये बात भूलने से काम नहीं बनेगा। इस परिषद में हिस्सा लेने वालों को अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हुए भी भाषण करना होगा। ये मेरा आपको अग्रिम इशारा है। जल्द ही 1939 का साल खत्म होगा और 1940 का साल शुरू हो जाएगा। कोल्हापुर के इतिहास में ये साल बेहद उलझन भरा रहा है। आखिर 1939 कोल्हापुर के राज्य में क्या उलझन भरा रहा है, बाबा साहब के स्पीच को सुनकर जो हम हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष, आप समझ जाएंगे। इस साल इस रियासत में कई परिषदों का आयोजन किया गया और आज की ये तीसरी परिषद है। पहली कांग्रेस प्रजा परिषद हुई जिसमें अध्यक्ष स्थान पर थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। दूसरी रैयत सभा की परिषद हुई जिसमें अध्यक्ष स्थान पर थे राज्यमान्य मौर्य। मेरे ख्याल से आप लोग भी इस परिषद में उपस्थित रहे होंगे। इन दो परिषदों में ही जुड़कर हमारा कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ, ये विचार मन में आना स्वाभाविक है। ये तीसरी परिषद है और मैं इसका अध्यक्ष हूँ, इसलिए समीक्षकों की आलोचना में उबाल तो आएगा ही। पिछले साल के कई महीने में जब पनहाल मरे थे तब रैयत सभा के चालकों ने मुझसे उनकी परिषद का अध्यक्ष स्थान स्वीकारने का आग्रह किया। मैंने उनसे सोचने के लिए 2 घंटे का समय मांगा। उन 2 घंटों में मैंने कोल्हापुर की राजनीति के बारे में जानकारी ले ली। सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि रैयत सभा का अध्यक्ष स्थान न स्वीकारना ही ठीक रहेगा। आज की परिषद कर आप अपनी खिचड़ी अलग क्यों पका रहे हैं, ये पूछने का हक कम से कम रैयत सभा वालों को तो नहीं है। उन्होंने भी प्रजा परिषद के बाद ही अपनी परिषद की थी, फिर अगर हमें अलग परिषद लेनी हो तो इसमें गलत क्या है। प्रजा परिषद के चालकों को भी मेरी सहानुभूति की दरकार थी। मेरी राय में प्रजा परिषद का उद्देश्य प्रजा का कल्याण न होकर कोल्हापुर वासियों को नफरत करना था।
जाहिर है कि उनके आंदोलन के बारे में मुझे सहानुभूति महसूस नहीं हुई। कोल्हापुर रियासत नंदन वन तो नहीं है, मैं भी ये बात मानता हूँ, लेकिन कोल्हापुर के आसपास कई सारी रियासतें हैं और उनकी प्रजा का भी जब दमन हो रहा हो तो केवल कोल्हापुर में ही आंदोलन करने वालों की नीयत पर शक होना क्या लाजिमी नहीं है। कोल्हापुर के बारे में एक बात बिल्कुल तय है, इस बात के बारे में अस्पृश्यों को और मुझे भी गर्व है। ये बात है कि स्वर्गीय छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में ही जनतंत्र की नींव डाली। हम गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मानते हैं। छत्रपति शिवाजी ब्राह्मण को नष्ट नहीं कर पाए। अपने राज्य अभिषेक के लिए सोना देकर काशी से उन्हें गंगा भट्ट को बुलाना पड़ा था। कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण को नेस्तनाबूद करने में स्वर्गीय साहू छत्रपति शिवाजी से बढ़कर थे। यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज ने किस तरह से ब्राह्मण को नष्ट किया, शिवाजी से कहीं जाकर वो बढ़कर थे। साहू राजा को वेदोक्त अधिकार नहीं है कहने वाले ब्राह्मणों को पुणे के लोकमान्य तिलक का और पुणे के भट्ट शाही का समर्थन प्राप्त है। ये जानते हुए भी उन्हें साहू छत्रपति ने ठोकर मार दी। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। स्वर्गीय साहू छत्रपति जी महाराज में कुछ बुरे गुण भी होंगे, और मुझे बताइए कि कौन सा राजा निर्दोष है। केवल दोषों को देखने में कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण खत्म होने तक समाज की उन्नति संभव नहीं है। ब्राह्मण नष्ट करने की उन्होंने जोरदार कोशिश की, इसी में उनका बड़प्पन है। स्वर्गीय साहू छत्रपति ने समाज में व्याप्त विषमता को नष्ट करने की कोशिश को और ब्राह्मण का किला ढा दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत स्वर्गीय छत्रपति साहू जी महाराज की अध्यक्षता में हुई माड़गांव की परिषद में उनके आदर्श के पालन से ही हुई है। ये मुझे यहाँ बताना ही पड़ेगा। उन्हें और मुझे जो प्रिय है, उस समानता के प्रचार के लिए उन्होंने 2500 रुपये देकर मुझे हमेशा के लिए अपना ऋणी बना दिया। इसी कारण मैंने प्रजा परिषद से संबंध नहीं बनाए। ये भी जाहिर है रैयत सभा की बुनियाद भी शुद्ध नहीं है। यही सोचकर मैंने उनकी सभा का अध्यक्ष स्थान स्वीकारने से मना किया। ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। रैयत सभा का उद्देश्य प्रजा का कल्याण न होकर राजाओं की जी हुजूरी करते हुए अधिकारियों की आपसी लड़ाई लड़ते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। संस्थान के सभी लोग महाराज की प्रजा हैं। समूची प्रजा समदुखी तो नहीं है। प्रजा के कुछ लोग सुखी हैं और कुछ लोग दुखी हैं। इन सुखी और दुखी लोगों को एक ही मानने में क्या तुक है। इस तरह सबको एक मानने से क्या एक मुख से मांगे रखी जा सकती हैं। बहनों और भाइयों, दुखी लोगों को एक मुख से अपनी मांगे रखना संभव हो, इसके लिए आज हमने ये दलित प्रजा परिषद बनाई है। हम सभी राजनिष्ठ प्रजाजन इकट्ठा हुए हैं, प्रजाजन इकट्ठा हुए हैं। प्रजा परिषद में मराठों की भी भरमार थी, उसमें एक भी अस्पृश्य नहीं था। राजनिष्ठा के कारण अस्पृश्यों का प्रजा परिषद का विरोध था। अब हम ये देखें कि हम रियासत की प्रजा कैसे बटी है। इस रियासत की कुल प्रजा 9,97,000 है और उसमें 8,66,000 लोग हिंदू हैं और 1,10,000 लोग अस्पृश्य हैं और 41,866 लोग मुसलमान हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो जनसंख्या में 11% अस्पृश्य हैं, 5% मुसलमान हैं कहा जा सकता है। कुल 11% अस्पृश्यों में से केवल 481 अस्पृश्य सरकारी नौकरी में हैं और उनमें से ज़्यादातर झाड़ू वाले, घोड़े वाले, नाल ठोकने वाले आदि हीन तबके की नौकरियों में ही हैं। ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब रियासत की शिक्षा संस्थाओं के बारे में सोचते हैं। रियासत द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़ों से किन छात्रावासों को कितनी सरकारी मदद मिलती है, ये बात इन आंकड़ों से स्पष्ट होती है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की स्पीच सुनने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट हर बुद्धिजीवी को जो डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब की स्पीचेज को सुनकर या बाबा साहब को पढ़कर, बाबा साहब को जानकर, जो डॉक्टर अंबेडकर मिशन को, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, आप महसूस कर पा रहे होंगे कि बाबा साहब किस तरह से ज़बरदस्त तैयारी के साथ भाषण देते थे। बाबा साहब बिना तैयारी के कभी भी स्पीच नहीं देते थे। और ये जो आंकड़े हैं
एग्जैक्ट आंकड़े रखते थे। हवा हवाई कोई आंकड़ा यहाँ पर नहीं है। और इसलिए हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम जब कभी हमें जब अवसर मिले इस तरह से, तो हम डेट वाइज, ईयर वाइज और उन सभी आंकड़ों तथ्यों के साथ में जो ऑथेंटिक होने चाहिए, उन तथ्यों के साथ समाज का मार्गदर्शन करें। ये हमें सीख मिलती है बाबा साहब के स्पीचेज को सुनकर, समझकर। बाबा साहब यहाँ पर आंकड़े जो रखते हैं, आर्य समाज छात्रावास को 5,012 रुपये, कर्नल बोर्ड हाउस को 3,600 रुपये, वैदिक छात्रावास को भी 3,600 रुपये, मराठा छात्रावास को 11,314 रुपये, मुस्लिम छात्रावास को 9,460 रुपये, अन्य छात्रावास 5,010 रुपये, मिस क्लर्क छात्रावास 625 रुपये, इंदुमती छात्रावास 700 रुपये। कोल्हापुर रियासत में छात्रावास पर 39,321 रुपये खर्च होते हैं। ये बात इन आंकड़ों में साबित होती है। हालांकि ध्यान में रखने योग्य बात ये भी है कि इस रकम में से केवल 1,326 ही अस्पृश्य के तहत गिने गए छात्रावासों के हिस्से आते हैं। यानी 1,326 ये 7वें 8वें पर मिस क्लर्क छात्रावास 625 रुपये और इंदुमती छात्रावास 700 रुपये। बाद बाकी ऊपर हजारों में धनराशि है, लेकिन यहाँ 7 6 13 1,325 रुपये, 1,326 रुपये। तो ऐसे में बाबा साहब कहते हैं इसके अलावा इस रियासत में केवल 20 अस्पृश्य छात्रों को ही आधी फीस माफ की जाती है। इस विवरण से पता चलता है कि इस रियासत में अस्पृश्यों की शिक्षा की उपेक्षा ही हो रही है। अब हम खेती के मसले के बारे में सोचें। इस रियासत में खेती की कुल ज़मीन 22 लाख एकड़ है और उसमें से 13,13,000 जमीन पर खेती की जा रही है। 13,001 जमीन पर खेती की जा रही है। प्रति जमीन 3,71,423 एकड़ है और महाराज की निजी शेरी जमीन 46,359 एकड़ है। इसलिए ये प्रति और शेरी जमीन, राजा की निजी जमीन अस्पृश्यों को देकर क्या उनकी स्थितियों में सुधार नहीं लाया जा सकता? जिस तरह से आपने देखा होगा कुछ समय पहले, जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें, जहाँ पर बहुजन समाज ने अपनी शासन सत्ता स्थापित की है और वहाँ पर भूमिहीनों को भूमि देने का कार्य उस तत्कालीन सरकार ने किया। हम नाम लेना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि हर बुद्धिजीवी इशारे में ही सारी बातों को समझ जाते हैं। तो सम्मानित साथियों, हम ये बात करना चाहते हैं कि आपको इन बातों से ये भी महसूस करना चाहिए। बाबा साहब उस समय बात करते थे 1939 में कि प्रति जमीन और जो राजा महाराजाओं की ज़मीन है, ये अस्पृश्यों को देकर उनकी स्थितियों में सुधार किया जा सकता है। तो इस तरह से बंजर जो ज़मीन थी, जो प्रति ज़मीन थी, जो सरकारी ज़मीन थी, उसको पट्टे देकर किस गवर्नमेंट ने भूमिहीनों को खेती देने का कार्य किया, ये इतिहास खंगालेंगे और बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से आप समझेंगे कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाली इस देश में राष्ट्रीय पार्टी भी है। और इसलिए हमें हर तरह से सजग और सतर्क रहते हुए आगे बढ़ना है। देवस्थान और धर्मादाय खाते में भी रियासत का काफ़ी पैसा बेमतलब खर्च होता रहता है। कहा जा सकता है कि कोल्हापुर की इलाका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की संस्था का प्रतिनिधि नहीं है। प्रातिनिधिक संस्थाओं से जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि आज के युग में सर्वमान्य बात है। अब यहाँ के हालात क्या है देखिए। इलाका पच नस लेना आज 10 है, इसमें एक भी अस्पृश्य सदस्य नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी में अस्पृश्यों के दो ही प्रतिनिधि लिए गए हैं। अब नया विधिमंडल बनेगा। उम्मीद करते हैं कि कम से कम उसमें हमारे हकों की जैसी आज तक होती आई है वैसी अनदेखी नहीं होगी। मुझे कोल्हापुर रियासत से बड़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी उम्मीदें थी बाबा साहब कहते हैं, लेकिन इस रियासत ने भी मुझे काफ़ी निराश किया है।
छत्रपति के राज में, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज के राज में हम अस्पृश्यों के हितों में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। मुझे इस तरह की बेहद उम्मीद थी, लेकिन इस रियासत ने भी मुझे निराश ही किया है। ये बड़े दुख की बात है। आखिर में मैं महाराज को दो बातें बताना चाहता हूँ। या तो वे खुद राज्य को बागडोर संभाले, या प्रजा को सारे अधिकार देकर जनतंत्र स्थापित करें। प्रजा को नौकरशाहों के हवाले बिल्कुल न करें। जरूरी नहीं कि जनतंत्र हमेशा कल्याणप्रद ही हो। ये बात तुर्कस्तान, इटली और जर्मनी की आज की एक सूत्री राज्य पद्धति से साबित होती है। कोल्हापुर की राज्य मराठों का होने के बावजूद आज की परिषद पर अधिकारी खपा मर्जी हैं। रैयत सभा का अध्यक्ष स्थान मैं स्वीकारूं, इसलिए मुझे मजबूर करने की कोशिश जारी है। मेरे आसपास के अधिकारी मुझे भूल चुके हैं। इसी से आप जो समझना है वह समझ सकते हैं। आज की सभा के लिए दरबार से 100 रुपये और म्यूनिसिपैलिटी द्वारा 100 रुपये दिए गए हैं। इन रुपयों के अलावा परिषद को कोई मदद नहीं मिली है। लोग आज की सभा में अपने मन से आए हैं। जुल्म जबरदस्ती से गांव के पाटिल द्वारा मार पीट कर लोगों को यहाँ लाया नहीं गया है। सभा के साथ खोट यही है कि इस सभा पर हजारों रुपए जाया नहीं किए गए हैं। जाहिर है फिर ये अधिकारियों को कैसे पसंद आएगी। कोल्हापुर में मुझे एक विशेष बात पता चली है। चेलों से अधिक यहाँ नेताओं की संख्या भरपूर है। राज्य का चलन कुछ ऐसा है कि यहाँ कोई भी ऐरा गैरा अधिकारियों के कान भर सकता है। सुना है कि दीवान जी के पास अर्जी आई थी, जिसमें ये जिक्र था कि इस कार्यक्रम के लिए मुझे अध्यक्ष के तौर पर न लिया जाए। ऐसे हालात में दलित प्रजा मंडल हमेशा बना रहेगा, ये देखना आपका काम है। कई चीज़ें शुरू की इसके, लेकिन उनमें एक भी ढंग से चल नहीं रही। ऐसा ना होने दें। आपकी इच्छा थी कि आज की सभा में महाराज को मानपत्र दिया जाए, वह बात संभव नहीं हो पाई। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज को परिषद का मेला महाराज ने देखा, इसी में हम कृतार्थ भाव महसूस कर रहे हैं। आपको महाराज के साथ राजनिष्ठ रहना है। मुझे ये भी लगता है कि महाराज प्रति जमीनें, देव स्थानों की जमीनें और शेरी जमीनें अस्पृश्यों में बांटकर उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाएं। अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए अधिक धन देना रियासत का कर्तव्य है। अस्पृश्य लड़कियों के लिए छात्रावास खुले हाथ से खर्च करें। छात्रावास के लिए खुले हाथ से खर्च करें तो अस्पृश्य समाज का कल्याण होगा। बाबा साहब ने अस्पृश्यों की शिक्षा के लिए यहाँ पर अधिक धन देना, अर्थात एक तरह से स्कॉलरशिप देने की बात कही। अस्पृश्य लड़कियों के लिए छात्रावास देने की बात कही। फिर एक बार आप शासन सत्ता की तरफ नज़र दौड़ाएं कि इस तरह की जो बाबा साहब कार्ययोजना 1939 में रखते हैं, वर्तमान सरकार, वर्तमान समय में आप देखिए कि आखिर वो राजनीतिक शासन सत्ता वाली कौन सी सरकार रही है जिसने इस तरह के कार्य किए हैं, जिसने छात्रावास खुलवाए SC ST वर्ग के लिए, बहुजन समाज के लिए, जहां बच्चे रहकर पढ़ सकें। निश्चित रूप से आपको अध्ययन की आवश्यकता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें और उसी दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि पूरे देश में ऐसा माहौल क्रिएट हो। पूरे देश में हर यूनिवर्सिटी में अस्पृश्यों के लिए, यूँ कहें कि SC ST के लिए, बहुजन समाज के लिए छात्रावास खोले जाएं, ताकि वहाँ बच्चे रहकर पढ़ाई कर सकें, अपने प्रगति के मार्ग को खोल सकें। क्योंकि वो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आगे का मार्ग, उन्नति का मार्ग तय किया जा सकता है। आखिर में बाबा साहब कहते हैं कि आखिर में मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि दलित प्रजा मंडल के संगठन को मजबूत बनाएं। हमेशा बाबा साहब संगठन शक्ति पर बल देते हैं। जो साथी इस बात को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं कि संगठन से कोई लेना देना नहीं, हम अकेले ही डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे में मैं समझता हूं कि वो बाबा साहब के पद चिन्हों से कहीं ना कहीं भटकने की कोशिश करते हैं, भटक रहे हैं। जब बाबा साहब ने हर कार्यक्रम संगठन के जरिए किया, हर सेमिनार मीटिंग संगठन के जरिए किया, और हर मीटिंग में बाबा साहब संगठित रहने पर विशेष बल देते हैं, तो आज बगैर संगठन के यदि कोई व्यक्तिगत आंदोलन चला रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो बाबा साहब के पद चिन्हों पर
चलने जैसा नहीं है, उससे विपरीत है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सामान्य साथियों, ये आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद प्रेरणाप्रद आपको भी लगा होगा और इसलिए जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य हम आप सभी का है। आज का पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यों की कुल जनसंख्या और नौकरी की संख्या के बारे में कितना परसेंट बताया है कि कितने परसेंट अस्पृश्य नौकरी करते हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान से जरूर प्रश्न को हम जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब जनतंत्र स्थापित करने के लिए और अस्पृश्यों को सर्वांगीण उन्नति के लिए क्या मार्गदर्शन करते हैं। इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब या अपने विचार भी आप दे सकते हैं, वर्तमान परिदृश्य में विचार दे सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा थी वैचारिकी सेंटर बनाने की। तो ऐसा ही वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी में राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण भी यहीं पर दिया था। ऐसे में आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने की दीजिए इजाजत। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।